मैसेज देख रही है खोल के, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। सामने वाले लौंडे को पता चल चुका है कि मैसेज सीन है और वो तड़प रहा है कि अब इसका रिप्लाई आएगा। 2 घंटे हो गए अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। वो कहती है ना अभी तो और तड़पाना है। उसको नहीं ना पता कितना ज्यादा दुख होता है इधर सामने वाली अगर मैसेज सीन करे और उसके बाद रिप्लाई ना करे तो। हेलो गाइस, मेरा नाम है बादल। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है BNF TV। लेकिन उससे तुम लोग को क्या लेना देना, इसलिए इस वीडियो के अंदर 22 यूट्यूबर्स का एक मैसिव कोलैब होने वाला है, जहाँ पे हम सब मिलकर तुम लोगों को टॉप 19 बेन 10 के कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उन्हें रैंक भी करेंगे। लेकिन उसका पार्ट मैं नहीं हूँ क्योंकि बेन 10 के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, इसलिए इस वीडियो का इंट्रो देने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी थी। अब उनका काम खत्म, चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ AGBD न्यूज़ और आज हम बात करेंगे बेन 10 के मल्टीवर्स के बारे में, यानी कि उसके पूरे मल्टीवर्स के बारे में। क्योंकि बेन 10 में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टील लेवल के कैरेक्टर है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है। पर आज की हम इस वीडियो में सभी लोग मिलकर टोटल 19 कैरेक्टर को रैंक करेंगे उनकी पावर के बेस पर। अब देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि नीचे से रैंक एग्जिट करते हैं, बट वो फिर भी अपने से ऊपर वाले रैंक के कैरेक्टर को हराने का पोटेंशियल और क्षमता रखते हैं। अगर कोई स्टील लेवल वाला कैरेक्टर यूनिवर्सल लेवल वाले कैरेक्टर को हरा पा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर यूनिवर्सल लेवल का हो। और अब देखा चाहे बेन 10 के जो मल्टीवर्स में जितने भी कैरेक्टर है उन सब कैरेक्टर का कोई ना कोई वीकनेस होता है, और उस वीकनेस के अगेंस्ट अटैक करके तुम उसको अगर हरा दोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बेन 10 यूनिवर्स में एक कैरेक्टर को तो देखा ही होगा जिसका नाम है टॉपिक। ये एक ऐसा एलियन है जो कि लिटरली अपना चेहरा दिखाकर किसी की भी फाड़ सकता है, किसी को भी हरा सकता है अपना चेहरा ही दिखा के, चाहे वो कैरेक्टर यूनिवर्सल लेवल का हो या ना हो, वो सभी को अपना चेहरा दिखाकर डरा सकता है। अब इसमें एक और संभावना जुड़ जाती है, जैसे कि आपने बेन 10 की क्लासिक सीरीज देखी होगी जिसमें कैरेक्टर था वाइल्ड मड। एक ऐसा एलियन है जो कि सिर्फ सेंस करके अटैक करता है। अब उसमें आंखें तो है नहीं है, तो अगर वो देख नहीं सकता तो वो डरेगा भी क्या, तो इजीली वो आराम से टॉपिक को हरा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वाइल्ड मल्ट एक यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो भाई लोगों, सिंपल सा फंडा है, रैंकिंग ऐसे नहीं होती बल्कि पावर और एबिलिटीज के बेस पर होती है। तो हमें कैरेक्टर की एबिलिटीज को देखना होगा कि उनके पास कितने सारी एबिलिटीज हैं और वह एबिलिटीज कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो भाई लोगों, आओ और उन एक एक कैरेक्टर को रैंक करते हैं। एंड हाँ, जिस कैरेक्टर को हम रैंक कर रहे हैं वो उनके खुद के पावर के बेस पे कर रहे हैं, ना कि किसी गैजेट के बेस पर। पावर्स एंड एबिलिटीज अल्टीमेट सनफायर। अल्टीमेट सनफायर ब्लू फायर को जनरेट कर सकता है जो कि सबसे डेडलीस्ट फायर होती है, और अल्टीमेट सनफायर ब्लू फायर की हेल्प से किसी वॉल को भी चला सकता है। नाउ जो अल्टीमेट सनफायर है वो ब्लू फायर बॉल्स को भी शूट कर सकता है जो कि एक ग्रेनाइट जितना पोटेंशियल रखते हैं। अल्टीमेट सनफायर अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। एंड अल्टीमेट सनफायर मोटा होने के बावजूद फास्ट रन कर सकता है, एंड ऐसा हमने देखा था बेन 1000 रिटर्न एपिसोड में। अब वीकनेस की बात करें तो अल्टीमेट सनफायर को टाइम रेस से एग्जिस्टेंस से मिटाया जा सकता है, जो कि ईऑन ने किया भी था। एंड अल्टीमेट सनफायर इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वीक है। अल्टीमेट सनफायर क्लोरोकाइनेसिस सकता है, एंड अल्टीमेट सनफायर ने फोर्ज ऑफ क्रिएशन में सिस्टर सेपिंग के ऊपर वाइस तक को जनरेट कर दिया था। सो यहाँ इसी से तुम अल्टीमेट सनफायर की पोटेंशियल के बारे में जान सकते हो। एंड अल्टीमेट सनफायर नेचर को कंट्रोल कर सकता है, नेचर इन द सेंस ट्रीज को। एंड अल्टीमेट सनफायर एक लो कॉन्टिनेंटल लेवल का एलियन है, एंड वो चाहे तो आधे कॉन्टिनेंट को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बेन 10 की सीरीज में दिखाया जाने वाला सबसे पहला अल्टीमेट एलियन, जो कि एक इवॉल्व्ड वेक्सोसॉरियन है जिसके पास किसी भी नॉर्मल वेक्सोसॉरियन के मुकाबले कई सारी एक्स्ट्रा पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि ये अपने हाथों से मिसाइल्स को शूट कर सकता है। इसकी पूंछ पर एक कांटे वाली बॉल भी होती है जिसको ये अटैक करने के लिए यूज करता है। और अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अल्टीमेट
ह्यूमंगसॉर ने अकेले ही कई सारे नॉर्मल वेक्सासॉरियंस यानी कि नॉर्मल ह्यूमंगसॉर्स को डिफीट किया है। अपनी स्ट्रेंथ के दम पे ये किसी टोकू स्टार को भी उठाकर पटक सकता है और अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर तो क्रैश हॉपर एंड डायमंड हेड जैसे पावरफुल एलियंस को भी डिफीट कर चुका है। वैसे इसने अल्टीमेट केविन को भी काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी पर उसे हरा नहीं पाया। पर फिर भी अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर फैंस के बीच में इतना ज्यादा फेमस है कि ओमनीवर्स सीरीज के अंदर दिखाया जाने वाला सबसे पहला अल्टीमेट एलियन भी यही बना और बेन को इसे हराने के लिए फीडबैक और एटॉमिक्स जैसे पावरफुल एलियंस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन एक बार अल्टीमेट्रिक्स में एक ग्लिच आने के चलते अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के साथ साथ जितने भी अल्टीमेट एलियंस थे वो सब सेंटिएंट हो गए थे, यानी कि उन्होंने खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया था और इन सभी सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस का लीडर बना था सेंटिएंट अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। एंड उसके बाद क्या क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ अल्टीमेट एक्को एक्को। अल्टीमेट एक्को एक्को बेन का एक ऐसा एलियन है जो सोनिक अटैक कर सकता है। अल्टीमेट एक्को एक्को अपने सोनिक डिस्क को रिमूव कर नॉइस क्रिएट कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। उसने अपने डिस्क के 2 बिग चिल को वन शॉट कर दिया था। हाइड्रा मॉन्स्टर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था उसको अपने डिस्क से मार दिया था और रैथ को भी नॉकआउट कर दिया था और डायमंड हेड की बॉडी को क्रैक कर दिया था। और एक बार जो न्यूक्लियर एक्सप्लोड होने वाला था जिससे पूरा प्लमर्स का स्टेशन उड़ जाता, उस एक्सप्लोजन को अल्टीमेट एक्को एक्को ने अपने मल्टीपल डिस्क में कंटेन कर लिया और आउटर स्पेस में जाकर थ्रो कर दिया। अल्टीमेट केविन जो इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको अल्टीमेट एक्को एक्को ने अपने सोनिक पावर की मदद से डिफीट कर दिया। अल्टीमेट एक्को एक्को अपने डिस्क की कॉपीज बना सकता है एंड जो डिस्क की ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो मिसाइल से भी तेज होती है एंड डिस्क के जो सोनिक वेव निकलती है वो इतनी ज्यादा कैपेबल है कि उसने अल्टीमेट केविन तक को डिफीट कर दिया था। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ एटॉमिक्स। यार सबको पता है कि ये एलियन स्ट्रेंथ बेस बहुत पावरफुल है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एटॉमिक्स के कुछ फीट्स से जिससे एटॉमिक्स इस पोजीशन पे आता है। मेलगेक्स के पंच को सरवाइव किया है एटॉमिक्स ने। मेलगेक्स का पंच इतना पावरफुल था जब मेलगेक्स ने उसे पंच मारा था तो वो ऑर्बिट के बाहर चला गया था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। एटॉमिक्स फिजल विजल का यूज करके अपने बॉडी को गर्म कर सकता है लाइक एनर्जी। एटॉमिक्स ने एक पंच में अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को हवा में उड़ा दिया था और ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। अब न्यूक्लियर अटैक कितने पावरफुल होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर ये थोड़ा सा सीरियस होके अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करे तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ ग्रेविटेक। ग्रेविटेक ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। एक बार जब एक रोबोट ग्रेविटेक को एक पंच करने वाला होता है तब गाइस ग्रेविटेक ने उसका पंच जो है वो हवा में ही रोक दिया था। ग्रेविटेक ग्रीन लाइटनिंग को एज अ शील्ड यूज कर सकता है जिससे उसने रुक को कैच कर लिया था। अगर इसका अपोनेंट इससे दूर भी है तो ग्रेविटेक अपने ग्रेविटी पावर से उसको सामने भी ला सकता है। ऑफ कोर्स यार ग्रेविटी हर जगह है। ग्रेविटेक ने एक बार फोरआर्म्स और ब्लॉक्स को अपने ग्रेविटी पावर से उठा लिया था तो तुम सभी इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रेविटेक कितना पावरफुल है। और गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेविटेक जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि वो कितना भी भारी भारी चीजों को आराम से उठा सकता है, वो कितने भी भारी चीजों को आराम से हवा में रख सकता है ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके। एंड जो ग्रेविटेक का बॉडी है वो मैग्नेट जैसा है, अगर एक बार उस पर कुछ चिपक गया तो वो नहीं हट सकता। ग्रेविटेक के पास उसका खुद का ऑर्बिट है, मतलब अगर कोई भी एनर्जी उस पे अटैक करेगा तो वो ग्रेविटेक के ऑर्बिट में आके चिपक जाएगा जैसे अर्थ सन का लगता है। एंड ग्रेविटेक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है एंड इस एबिलिटी के साथ वो एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड हाँ, कुछ बंदे बोलेंगे कि वो क्रिएट तो कर सकता है पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सुनो मेरी बात, ये प्रॉब्लम बैन का है ना कि ग्रेविटेक का। अरे बेन 10 को तो ये भी नहीं पता था कि हीट ब्लास्ट को कैसे यूज करना है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ क्रोमा स्टोन। क्रोमा स्टोन अगर अपने पीक पे ब्लास्ट करे तो वो ड्रैगन को आराम से वन शॉट कर देगा। क्रोमा स्टोन किसी भी एनर्जी ब्लास्ट या किसी भी टाइप के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड क्योंकि एनोडाइट्स और ड्रैगन प्योर एनर्जी हैं इसलिए क्रोमा स्टोन उनके भी एनर्जी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्रोमा स्टोन ड्रैगन के फायर को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड जो ड्रैगन का फायर है वो आराम से एक बिल्डिंग को शैटर कर सकता है। जब एक बार क्रोमा स्टोन पे डीएनए एलियंस ने अपने एक मशीन से एनर्जी अटैक किया था तो क्रोमा स्टोन ने उसे एब्जॉर्ब करके रीडायरेक्ट कर दिया। क्रोमा स्टोन खुद के भी रेनबो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब अपचक ने क्रोमा स्टोन के रेनबो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस पर रीडायरेक्ट किया था तो क्रोमा स्टोन ने उसे आराम से एब्जॉर्ब कर लिया।
बट हाँ, क्रोमास्टोन की एनर्जी एब्जॉर्प्शन की लिमिट है। क्रोमास्टोन 6 लाख लोगों की सोल की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो वो ओवरलोड हो जाएगा। एंड जो क्रोमास्टोन है वो क्रिएशन भी कर सकता है। एक बार उसने पेट्रोपिया को क्रिएट कर दिया था, एंड पेट्रोपिया के लोगों की लाइफ फोर्स तक को। क्रोमास्टोन इम्यून है जीनोसाइड्स के माइंड कंट्रोल से, एंड क्रोमास्टोन का जो एक पंच है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो अपने पीक पे किसी को एक पंच मार दे तो वो आउटर स्पेस में चला जाए। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ मेलगैक्स। जब मेलवेयर मर गया था तो विलगैक्स ने उसे पहन लिया था। ऑफ कोर्स यार वो लिक्विड है, मतलब ये समझो कि मेलवेयर की सारी पावर्स अब विलगैक्स के पास है। मेलवेयर ने एक बार अपने फोर्स से ऑमनिट्रिक्स का टाइम आउट कर दिया था एंड बेन फोरआर्म से वापस बेन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब मेलवेयर ने ऐसा कैसे किया? तो देखो, जो मेलवेयर है वो टेक से बना हुआ है, उसका पूरा कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर है, इसलिए मेलवेयर को टेक की हेल्प से डिफीट नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कैसा भी टेक क्यों ना हो। गैल्वेंस का जेट पैक, ग्रैंडपा मैक्स का प्लाज्मा ब्लास्ट या फिर रुक का प्रोटो टूल, वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड एक बार तो उसने फीडबैक जैसे पावरफुल एलियन के डीएनए को ऑमनिट्रिक्स से रिमूव कर दिया था। अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इजीली गैल्विन प्लैनेट्स के बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड लिटरली इसने अपने सिंगल पंच में बिना किसी एफर्ट के एटॉमिक्स और डायमंड हेड को आउटर स्पेस में भेज दिया था। अब मेरी बात सुनो, जो ह्यूमांगोसॉरस ने किन सर्वाइवर लाइट ईयर में फैली रियलिटी को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था। मींस ह्यूमांगोसॉर का एक पंच इतना पावरफुल है कि वो गैलेक्सी को शैटर कर दे, और अल्टीमेट ह्यूमांगोसॉर ने 100 से भी ज्यादा ह्यूमांगोसॉर्स को इजीली हरा दिया था, और एटॉमिक्स ने वन शॉट कर दिया था अल्टीमेट ह्यूमांगोसॉर को, वो भी अपने सिर्फ एक पंच में। एंड यहाँ मेलवेयर ने एक पंच में एटॉमिक्स को नॉकआउट कर दिया था। मींस मेलगैक्स लो यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है। एंड अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जब मेलवेयर गैल्विन बी मून पर आया था तो पूरा गैल्विन बी मून डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी मेलवेयर को कुछ नहीं हुआ था। एंड जो गैल्विन बी मून है वो अर्थ के मून से 6 टाइम बड़ा है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ अल्टीमेट वे बिग। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड जंप गेट को भी उठा सकता है, और इसका स्ट्रेंथ इतना है कि इसने एक बार एक्सीडेंटली एक काफी बड़े स्टैचू को भी गिरा दिया था, और एक बार जब विलगैक्स कोडॉन स्ट्रीम की वजह से बड़ा हो गया था और इसकी स्ट्रेंथ भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई थी, बट फिर भी वेबिग ने विलगैक्स को आसमान में फेंक दिया था। यही नहीं, एक बार वेबिग ने अपने एक हाथ से बिल्डिंग मॉन्स्टर को उठा लिया था और थ्रो भी कर दिया था। वेबिग पे मिसाइल्स वगैरह काम नहीं करते, इसकी बॉडी इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसका मतलब इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जब क्रिएटर्स से अल्टीमेट वेबिग की ड्यूरेबिलिटी पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेट वेबिग इजीली सोलर सिस्टम डिस्ट्रक्शन में भी सरवाइव कर लेगा। और यही नहीं, वेबिग ने अपने एक ही हाथ से अल्टीमेट एलियंस को भी थ्रो कर दिया था, एंड वो अपने बेस फॉर्म में ही इतना केपेबल है कि वो आराम से 5 अल्टीमेट एलियंस को हरा सकता है। वेबिग शॉक वेव क्रिएट कर सकता है और ये खुद के स्पीशीज वालों को भी हरा चुका है। एंड एक बार इसने अपने स्पीड से ऐसा वॉर्टेक्स क्रिएट किया था कि उससे ट्रैश मॉन्स्टर जो है वो सन में जा गिरा था। अब जो अर्थ से सन की डिस्टेंस है वो 147 मिलियन किलोमीटर है, यानी लगभग 5 लाइट ईयर्स दूर। अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल किया जाए तो भी 5 साल लग जाएंगे सन तक पहुंचने में, और वेबिग ने तो उस गार्बेज मॉन्स्टर को कुछ ही सेकंड्स में पहुंचा दिया। बट रुको, वेबिग के पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं, जैसे उसने एक बार वीडियो गेम में प्लैनेट को शैटर कर दिया था, और जो वेबिग की कॉस्मिक रे है वो इनकर्जन की कॉन्क्वेस्ट रे से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि प्लैनेट्स को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जो अल्टीमेट वेबिग है वो इवॉल्व्ड है वेबिग से, मतलब उसकी पावर्स भी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हैं वेबिग से, और अल्टीमेट वेबिग अपने पीक पे उन पावर्स को यूज करे तो वो आराम से यूनिवर्स के फिजिकल मैटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड जो अल्टीमेट वेबिग का लेवल है वो है लो यूनिवर्सल। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ अल्टीमेट एग्रीगोर। अल्टीमेट एग्रीगोर ने अपने एक पन से ही सेलेस्टियल सैपियंस के बॉडी को शेक कर दिया था, और इसका स्ट्रेंथ इतना है कि इसने अपने एक पन से, लिटरली अपने एक पन से ह्यूमंगसॉर को भी बीट कर दिया था, और उस फाइट से जो शॉक वेव निकली उससे सर्वाइवल एरिया की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। अल्टीमेट एग्रीगोर की स्पीड इतनी है कि उसने बेन के ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही उसे नॉकआउट कर दिया था, और देखो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई विलेन इतना फास्ट रिएक्ट किया हो। और यार एग्रीगोर ने तो भाई कुछ ही सेकंड्स में एक गैलेक्सी क्रॉस कर लिया था और दूसरे गैलेक्सी में पहुंच गया था। ये तो इसके पावर का 10% भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेन 10 गाइड बुक, यार एग्रीगोर एक यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है।
पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ अल्टीमेट केविन। अल्टीमेट केविन के पास बेन 10 के कई एलियंस की एबिलिटीज है एंड उसने यूज करके अल्टीमेट एग्रीगोर को इजीली हरा दिया था, जो कि इतना कैपेबल था कि एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड इवन एग्रीगर की भी पावर एंड एबिलिटीज केविन ने एब्सॉर्ब कर ली और वो बन गया अल्टीमेट केविन। अल्टीमेट केविन पे मेन अटैक्स काम नहीं करती, वो उनको एब्सॉर्ब कर सकता है। केविन ने अपने सिर्फ एक पंच से अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड को वन शॉट कर दिया था एंड केविन आराम से रश बास्केट को लेफ्ट कर सकता है एंड बिग चिल की आइज भी उस पे काम नहीं करती। केविन आउटर स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अल्टीमेट केविन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अल्टीमेट केविन के रिफ्लेक्सेस भी बहुत फास्ट हैं, वो इजीली चलते हुए मिसाइल्स तक को पकड़ सकता है। ये तो स्ट्रेंथ और स्पीड बताई मैंने, अब जो उसकी एबिलिटीज हैं उसको बताता हूँ। अल्टीमेट केविन जेट रे की बीम, ब्रेनस्टॉर्म की इलेक्ट्रिक अटैक, सॉर्म फायर की फ्लेम शूट कर सकता है, डायमंड हेड की बॉडी को मैनिपुलेट करके किसी भी तरह का वेपन बना सकता है, रैट के क्लॉ यूज कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्म के इलेक्ट्रिक ब्लास्ट से एक बार उसने आरजिट के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिग चिल की हेल्प से वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, गूप से वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकता है एंड इसके पास डिफेंसिव पावर्स भी हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्म का इलेक्ट्रोकाइनेटिक शील्ड, बिग चिल की इनविजिबिलिटी, गूप की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे रीडायरेक्ट कर सकता है लाइक क्रोमा स्टोन। और अपने इन्हीं पावर्स एंड एबिलिटीज से ये बंदा इतना केपेबल है कि एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ एनोडाइट्स। एनोडाइट्स की जो अपीयरेंस है वो काफी कम हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ग्वेन की फीट्स को भी मेंशन कर दूंगा मैं। एंड बाय द वे वो भी एक एनोडाइट ही है। एनोडाइट्स फुल एनर्जी से बने हुए होते हैं जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनोडाइट्स लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ फोर्स को। तो जो बेन के पावरफुल एलियंस हैं लाइक एटॉमिक एक्स, वेबिग एटसेट्रा, इन सबको एनोडाइट्स वन शॉट कर सकते हैं इनके लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय करके। एनोडाइट्स अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कितने भी छोटे या कितने भी बड़े बन सकते हैं, और एनोडाइट्स पे और किसी भी मैजिक का असर नहीं होता। एनोडाइट्स इम्यून है मैजिक और फिजिकल अटैक से। ग्वेन अपने एनोडाइट फॉर्म के अंदर पूरी हाइब्रिड रेस को वन शॉट कर सकती है, वही हाइब्रिड जिसके अटैक के सामने गैल्वन्स भी हार मान गए थे। एंड ग्वेन ने कहा था कि अगर उसका दिमाग सटका तो वो वन शॉट कर सकती है सारे के सारे अल्टीमेट एलियंस को। अब जो एनोडाइट्स हैं उनके दो वीकनेसेस हैं। पहला कि अगर मैना नहीं होगा तो एनोडाइट्स वीक पड़ जाएंगे, बट लेजर डोमेन एक रियाम है जहां अनलिमिटेड मैना फ्लो करती है। तो हाँ, भले ही लैक ऑफ मैना इनके लिए एक वीकनेस तो है, लेकिन लेजर डोमेन की वजह से ये वीकनेस उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट जो दूसरी वीकनेस है वो ये है कि उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसे ही एनोडाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इनफाइनाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। शुक्रिया डीके डायनामिक्स, अब यहाँ से मैं पकड़ता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप सुन रहे हैं पीजे को। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। अगर बात करते हैं एडवे चा के पावर्स और एबिलिटीज की, तो एडवे चा के पास उसका अल्फा रून है जो कि लेजर डोमेन की सारी पावर्स एडवे चा को देता है। मतलब कि एडवे चा इतना कैपेबल है कि वो आराम से सारे एनोडाइट को वन शॉट कर सकता है अगर वो चाहे तो। और अगर इसकी स्क्रीन प्ले फीड्स देखे तो ये इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट को क्रिएट कर सकता है जो आराम से बेस ह्यूमंगसॉर्ड को नॉकआउट कर दे, एनर्जी को रीडायरेक्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड से किसी को भी फ्रीज कर सकता है, लाइक उसने ह्यूमंगसॉर्ड, चार्मकास्टर, केविन और ग्वेन को फ्रीज किया था। जब तक इसके पास अल्फा रून है, इसे मैना अटैक से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि अल्फा रून वो चीज़ है जिसमें अल्टीमेट मैना है। लेजर डोमेन जहां अल्टीमेट मैना फ्लो करती है, उसका कंट्रोल जो है वो अल्फा रून के पास है। मतलब कि अगर एडवे चा चाहे तो इजीली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि आप सभी को डीके डायनामिक भाई ने एनोडाइट्स की पावर बताई है, और जो एनोडाइट्स की पावर है उसका सोर्स है लेजर डोमेन, और लेजर डोमेन का सोर्स है अल्फा रून, और अल्फा रून एडवे चा के पास है और एडवे चा ने उस पर मास्टर किया है। क्लॉकवर्क
टाइम की पावर्स को यूज कर सकता है। I mean, वो किसी भी टाइप के टाइम की पावर्स को यूज कर सकता है। वो अपनी टाइम रेस का इस्तेमाल करके किसी को भी पास्ट या फ्यूचर में भेज सकता है। उसके अलावा किसी को भी टाइम में फ्रीज कर सकता है, किसी को भी पास्ट या फ्यूचर दिखा सकता है होलोग्राम की मदद से। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन और तगड़ा वाला फीट ये है कि इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ही टाइम में जितने भी बेन हैं उनको पूरे मल्टीवर्स से इरेज कर दिया था, मतलब उनका एक्सिस्टेंस ही मिटा दिया था, और फिर आगे जाकर सारे के सारे बेन्स को दोबारा से मल्टीवर्स में क्रिएट कर दिया था। और इसी वजह से क्लॉकवर्क इस पोजीशन को डिजर्व करता है। डीमन डैगोन या कहे डैगोन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शुरुआत में हमें जब बेन 10 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये हमें एक ड्रैगन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि ब्लैक और ग्रीन कलर की फॉर्म में दिखाया गया था, और इसे एक पावरफुल एलियन गॉड की तरह रेफर किया गया था जो कि अर्थ पर सेल्वेशन लेकर आया था। कहा जाता है कि इसने शुरुआती दिनों में एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस की हेल्प करी थी, और इसलिए ह्यूमंस जो हैं वो इसे गॉड की तरह वर्शिप करने लग गए थे, और इसने उनसे वादा किया था कि वो फ्यूचर में वापस आएगा और इस अर्थ के ऊपर गोल्डन एज लेके आएगा। लेकिन बाद में जो एज़मथ है वो रिवील करता है कि डैगोन वो कोई एलियन गॉड वॉर्ड नहीं है, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग है जो कि यूनिवर्सेस को कॉन्क्योर करने के लिए जाना जाता है, और वो इस टाइम पर पहले ही 100 यूनिवर्सेस को कॉन्क्योर कर चुका है, या डिमेंशंस भी तुम कह सकते हो, और उन सभी को अपना गुलाम बना चुका है। और उसकी नज़र बेन 10 की यूनिवर्स पर है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर नहीं आ पाता, और बेन 10, एज़मथ और सब मिलकर जो है उसे पहले ही रोक देते हैं। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये अपने साइज़ और शेप को शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि शुरुआत में इसे ड्रैगन की फॉर्म में दिखाया गया था, फिर जब ये अर्थ के ऊपर अटैक करता है तब ये एक ऑक्टोपस की फॉर्म में, फिर एक सरपेंट की भी फॉर्म लेता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये अपने साइज और शेप को शिफ्ट कर सकता है, ये वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और उसको चैनल कर सकता है। इसने उसी का इस्तेमाल करके वेवी के ऊपर एसिड रेन करा दी थी। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्माइडेबल है, क्योंकि इसने बड़ी आसानी से जो अल्टीमेट वेविग है उसको ओवर पावर कर दिया था स्ट्रेंथ के मामले में, और उसे अपने सिकंजे में जकड़ लिया था। इसकी पावर्स जो है ये अपनी पावर्स को दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें अपना हेराल्ड बना सकता है, क्योंकि इसने विलगैक्स को अपना हेराल्ड बना दिया था। ये दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपने गुलामों के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसने सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर जो अर्थ है उसके ऊपर लगभग जितने भी ह्यूमन प्रेजेंट हैं सभी को अपना गुलाम बना लिया था, और उनके माइंड को कंट्रोल करके उन्हें अलग ही टाइप की स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और तुम कह सकते हो कि वो एक तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में चले गए थे। ये एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सनैलिटी रखता है, और इसकी जो है कॉस्मिक पावर को भी चैनल करना जानता है। ये मैटर तक को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसकी कई पावर्स जो है वो अभी तक हमें दिखाई नहीं गई हैं, क्योंकि अभी तक हमें इसकी पावर्स का फुल एक्सटेंट नहीं बताया गया है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल बीइंग है जो कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी सिर्फ 2 ही वीकनेस है, इसका एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि ये पूरी तरीके से यूनिवर्स के अंदर एंटर नहीं कर पाया था, और एक स्वॉर्ड जो कि एज़मथ ने बनाई थी वही इसकी वीकनेस है। इसके अलावा बेन 10 की सीरीज की तरफ अगर हम थोड़ा और नजर डालें तो उसके अंदर हमें कई और छोटे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक जगह पर जो डैगोन है उसकी पावर्स को इनफाइनाइट बताया गया है, और जो हर्ट हमें डैगोन का दिखाया गया था वो असल में उसकी इनफाइनाइट पावर का एक छोटा सा ही फॉर्म कंटेन करके रखता था। तब वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जो बेन 10 का पूरा अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था। तो सोचो जब वो अपनी रियल फॉर्म में वहाँ पर आता तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा जब विलगैक्स जो है वो डैगोन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो सिर्फ अपने थॉट से ही यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि डैगोन वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ अपने सोचने से ही यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। He can create whatever universe he imagines. तो मेरे ख्याल से अब और कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये कैरेक्टर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ क्वांटुमिलिया। क्वांटुमिलिया पैन डायमेंशनल सिविलाइजेशन है जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं एंड यूनिवर्सेस को क्रिएट करते हैं। क्वांटुमिलिया एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं एंड ये टाइम स्पेस से अनबाउंड है, मतलब इन्हें मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन से नहीं मारा जा सकता, इनके ट्रू फॉर्म्स को भी नहीं देखा जा सकता, और इनका जो वेपन है एनाइलार्क उससे ये पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्वांटुमिलिया को यूनिवर्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई वेपन नहीं चाहिए, वो लोग खुद के पावर से ही यूनिवर्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये वेपन को क्वांटुमिलिया की रेस ने मिलकर बनाया है जिससे वो पूरे मल्टीवर्स के साथ खेल सकते हैं। आई मीन क्वांटुमिलिया को मजा आता है यूनिवर्स को क्रिएट करने में, इसीलिए वो ये सब करते हैं। अब अगर क्वांटुमिलिया के वीकनेस की बात करें तो क्वांटुमिलिया अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट बीइंग समझते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटुमिलिया उनके 5th डायमेंशनल के बैरियर को तोड़ना इम्पॉसिबल है, बट सेलेस्टियल सेपियन के फ्रैक्शन ऑफ डीएनए से उससे तोड़ दिया गया था। क्वांटुमिलिया के वेपन्स उन पे काम नहीं करेंगे जो स्पेस टाइम से अनबाउंड है, लाइक सेलेस्टियल सेपियन, पैराडॉक्स, डैगोन, नाल्जियन।
प्रोफेसर पैराडॉक्स, जिनका असली नाम पर्सिबल डॉक्स था, जो कि एरिया 51 में एक साइंटिस्ट का काम करते थे एंड 1950s में वो क्वांटम टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे एंड उसी प्रोजेक्ट की मिस कैलकुलेशन के चलते पैराडॉक्स इवेंट हॉराइजन में खींचे चले गए और वहाँ वो 1000 साल से भी ज़्यादा रहे बिना खाना पानी के। और फिर वो वहाँ यूनिवर्स के बेसिक लॉस को स्टडी करने लगे और फिर मल्टीवर्स से लेकर टाइम ट्रैवल करने तक ये सब उन्होंने सीख लिया। और पैराडॉक्स टाइम के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा हमें एपिसोड में बताया भी गया है। और बहुत लोग ये कहते हैं कि पैराडॉक्स क्रोनो नेविगेटर के बिना कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैराडॉक्स के दिमाग में ही हर एक टाइमलाइन का एक मैप पहले से ही बना हुआ है और वो उनका जो क्रोनो नेविगेटर है वो तो बस एक ज़रिया है ट्रैवल करने का। और अगर तुम लोग सोचते हो कि क्रोनो नेविगेटर बस एक नॉर्मल सा डिवाइस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेन एगन वाले एपिसोड में हमें यह साफ साफ दिखाया गया था कि क्रोनो नेविगेटर पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी रखता है। और ये सब तो बस पैराडॉक्स के गैजेट्स का पोटेंशियल है। एक बार तो पैराडॉक्स सेलेस्टियल सेपियन के अंदर तक चले गए थे और वहीं एक बार पैराडॉक्स उस टाइम में भी चले गए थे जब बिग बैंग हुआ भी नहीं था। और वहीं जो क्रोनो सेपियन स्पीसीज़ है जो टाइम पावर्स के साथ ही जन्म लेते हैं, वो लोग भी खुद बिग बैंग होने वाले वक्त में नहीं जा सकते। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि पैराडॉक्स कितना पोटेंशियल रखता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ नेल्जियंस। नेल्जियंस एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसे कंसिडर तो हाइपरवर्स में किया जाता है, बट वो फिर भी एक आउटरवर्सल कैरेक्टर है। अब हाई आउटरवर्सल है या नहीं है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ हम उसे बेस लाइन आउटरवर्सल कह सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मैन ऑफ एक्शन ये थर्ड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरे बेन 10 का। नेल्जियंस की बच्चों की एज ही 3 मिलियन साल तक होती है और इनके बच्चों के खिलौने ही ओमनीट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल हैं। एंड ओमनीट्रिक्स यहाँ पे कोई मामूली टेक तो नहीं है, बल्कि बेन 10 ओमनीवर्स का सबसे टॉप लेवल का टेक है। अब जब एल्बिडो ने एजमत का ब्रेन ले लिया था तब हमें पता चला था कि एजमत की जो इंटेलिजेंस है वो 4 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट नहीं है, बल्कि पूरे ओमनीवर्स में स्मार्ट है। एजमत की जो इंटेलिजेंस है वो यूनिवर्सल लेवल की नहीं, मल्टीवर्सल लेवल की भी नहीं, बल्कि ओमनीवर्सल लेवल की है। नहीं, यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल भी नहीं, ये तो ओमनीवर्सल फोर्स है जो हमेशा जारी रहता है। तो आप सभी इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एजमत की इंटेलिजेंस नेल्जियंस के सामने खिलौने के बराबर है। नेल्जियंस 26 डायमेंशनल बीइंग है और ये इतना पावरफुल है कि ये पूरे मल्टीवर्स को अपने खिलौने से डिस्ट्रॉय कर सकता है। पावर एंड एबिलिटीज ऑफ एलियन एक्स। पैराडॉक्स ने ये कंफर्म किया है कि जहाँ सेलेस्टियल सेपियंस बॉर्न होते हैं वो स्पेस टाइम से चॉप्ड है, मतलब सेलेस्टियल सेपियन टाइम स्पेस से अनबाउंड है। इसका मतलब ये कि सेलेस्टियल सेपियंस इजीली मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन में सरवाइव कर सकता है। और क्रिएटर्स ने ये कंफर्म किया है कि एलियन एक्स आउटसाइड रहता है टाइम स्पेस और श्रोडिंगर ट्री से। ये वही ट्री है जहाँ पैराडॉक्स ने एग्जाम्पल दिया था मल्टीवर्स का, मीन्स ये मल्टीवर्स के आउटसाइड रहता है और इसे मल्टीवर्सल अटैक से मारा नहीं जा सकता। और एक बार एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था एंड अकॉर्डिंग टू राइटर मेल्ड्रेंट एंड पैराडॉक्स, यूनिवर्स की जो साइज है वो इन्फिनाइट है एंड एक यूनिवर्स के अंदर ही इन्फिनाइट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। और तुम सभी को क्रोनो नेविगेटर के बारे में पता ही होगा, ये वेपन को पैराडॉक्स ने बनाया था और इस वेपन से पूरे कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब एवरीथिंग। एंड तुम सभी ने बेन अगेन वाली एपिसोड देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि जो क्रोनो नेविगेटर था वो मिस्टर स्मूथीज में पिछले 5 साल से रखा था एंड वो वेपन क्लासिक सीरीज के इवेंट से लेकर बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 2 के एपिसोड 8 तक वहीं रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू स्टार बियर्ड, बेन ने यूनिवर्स और उसके अंदर की सारी चीजों को बनाया, मतलब इन्फिनाइट टाइमलाइंस, 10 डायमेंशन की इन्फिनाइट यूनिवर्स और क्रोनो नेविगेटर। तो इससे पता चलता है कि जो एलियन एक्स है वो इतना पावरफुल है कि वो पूरे कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकता है। एंड क्रोनो नेविगेटर 5 साल से मिस्टर स्मूथीज के अंदर रखा था और जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तब वो भी हो गया था। और जब सेलेस्टियल सेपियन ने उसे क्रिएट किया था तब उसने उस वेपन को भी क्रिएट कर दिया। और बेन 10 का जो पूरा कॉस्मोस है उसके अंदर 26 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं एंड सेलेस्टियल सेपियन ने उन सारे डायमेंशंस को ट्रांसेंड कर दिया है। सेलेस्टियल सेपियन ने पूरे बेन 10 के ओमनीवर्स को बदल दिया, उसके आर्ट स्टाइल को चेंज कर दिया एंड जो उसके लेयर्स हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। उसको बदलना क्लियरली हाई आउटर वर्सल फीट है एंड सारे सेलेस्टियल सेपियंस हाई आउटर वर्सल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ये तो सेलेस्टियल सेपियन की पावर्स एंड एबिलिटीज थी। अब जो सो कॉल्ड वीकनेस है उसको मैं डिबंक करूंगा। अब जो आप लोग कहते हो कि जो एटॉमिक एक्स है वो क्रोनो सेपियन टाइम बॉम्ब से कैसे मर गया, जबकि सेलेस्टियल सेपियन स्पेस टाइम से कट ऑफ है, अनबाउंडेड सारे डायमेंशन से, तो उस पर किसी भी अटैक का असर कैसे हो सकता है।
तो सुनो मेरी बात, जो डंकन है ना बेन 10 का राइटर, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि जो एटॉमिक एक्स है वो प्योर सेलेस्टियल सेपियन से वीक है। अब कुछ लोग ये भी क्लेम करेंगे कि जो सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए था वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो भाई सुनो, जो बायोओमनिट्रिक्स है ना वो डीएनए को पूरा मिक्स कर देता है, जिससे अगर कोई कैरेक्टर स्पेस टाइम से अनबॉर्न भी हुआ ना तो भी वो बॉन्ड हो जाएगा स्पेस टाइम से, क्योंकि जो दूसरा एलियन है वो तो स्पेस टाइम से बॉन्ड है ना। इसलिए तो मेल्ट्रॉन एटॉमिक एक्स को हरा पा रहा था, जबकि तुम सेलेस्टियल सेपियन को पूरा लो बॉल भी कर दोगे ना तब भी वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग ही होगा। मींस वो स्पेस टाइम से अनबॉन्ड होगा, उसको नहीं हराया जा सकता टाइम पावर से, क्योंकि वो उससे अनबॉन्ड है। क्योंकि देखो जो ये लार्क था उसने पूरा इंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मींस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट एलियन एक्स की पावर टाइम बेस नहीं है, वो वहाँ भी काम कर रही थी एंड उसने एक एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया यूनिवर्स का। बट क्रोनोसेपियन की पावर्स टाइम बेस है, जहाँ टाइम नहीं है वहाँ उसकी पावर्स काम नहीं करेगी, क्योंकि वो टाइम से बॉन्ड है। एंड जो दूसरा डिबंक है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एलियन एक्स ने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को रिवर्स क्यों नहीं किया था। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, वहाँ पर टाइम भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जब टाइम ही नहीं रहेगा तो एलियन एक्स रिवर्स क्या करेगा। क्लॉकवर्क की बात कुछ और है, वहाँ पर टाइम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब ने सिर्फ बेन को मारा था और क्लॉकवर्क उसको रिवर्स कर पाया क्योंकि वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करता था। तो भाई एलियन एक्स जो है वो ओमनीपोटेंट है, और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं, और ये सही भी है। एलियन एक्स अपने वर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो नाइट ओमनीपोटेंट तब कंसिडर किया जाएगा जब वो किसी ऐसे वर्स में जाए जहां पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एग्जिस्ट करता हो। तो कुछ बंदे कहेंगे कि ओमनीपोटेंट की रेस कैसे हो सकती है, तो सुनो मेरी बात, ओमनीपोटेंट की रेस के होने से ये मतलब नहीं है कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग ने अपनी बॉडी को एक रेस में डिवाइड कर दिया हो। एंड सेलेस्टियल सेपियंस की पावर इक्वल होती है, वो एक दूसरे को हरा तो सकते हैं बट मार नहीं सकते। अब हरा कैसे सकते हैं, तो ये सेलेस्टियल सेपियंस की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी किसी बात पर एग्री होते हैं और एक्शन लेते हैं। जब एलियन एक्स और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की लड़ाई हो रही थी तो वहां पर बेन एक्शन ले रहा था, ना कि एलियन एक्स की दो पर्सनैलिटीज। अब किसी बात पर जल्दी एग्री वही कर सकते हैं जिनकी एक पर्सनैलिटी हो। अगर दो पर्सनैलिटीज होंगी तो बहस होगी और सेलेस्टियल सेपियन जल्दी फैसला नहीं ले पाएंगे। लेकिन बेन के केस में बेन एक्शन ले रहा था, इसलिए वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा पाया था। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर वो एग्री नहीं करते तो उन्हें मारा जा सकता है। जब पैराडॉक्स सेलेस्टियल सेपियंस के माइंड में गया था तो सेरेना एंड बेलिकस दोनों के दोनों एग्री हो चुके थे पैराडॉक्स को खत्म करने के लिए। वो तो बेन ने बचा लिया क्योंकि वो एग्री नहीं था। पावर्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ डंकन जो है वो बेन 10 का राइटर है एंड इसी ने बेन 10 के अंदर सारी चीज़ों को क्रिएट किया है और जनरेटर रेक्स में एक बार अपीयर भी हो चुका है। अब तुम लोग कहोगे तो कैसे कह सकता है ये वही बंदा है, तो सुनो मेरी बात, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि डंकन ने खुद कहा है। अब इसकी जो पावर है वो ये है कि कुछ भी कर सकता है। ये पेन लेगा, जो लिख देगा वो रियलिटी बन जाएगा। तो भाई ये एक ट्रू गॉड है बेन 10 का। होप करता हूँ आप लोगों को कोलैबोरेशन पसंद आया होगा। भाई लिटरली 5 मंथ से बना रहा हूँ। 1 मंथ रैंकिंग स्क्रिप्टिंग में चला गया, 2 मंथ सबसे वॉइस लेने में चला गया, 1 मंथ एडिटिंग में चला गया, फिर जाके ये वीडियो आई है। एंड ये जो रैंकिंग है ना इसमें बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, और इसकी हैरेज ही चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।